नमस्कार, खबर एक मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। एक मिनट पे आइए देखते हैं पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। यूपी सरकार अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा करने वाले युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए अहम घोषणा की है। दरअसल भारतीय सैन्य बलों में अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले जवानों को उत्तर प्रदेश सरकार नौकरियों में प्राथमिकता देगी। यूपी पुलिस के अलावा दूसरी सेवाओं और भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सीएम योगी ने लिखा कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित और पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जय हिंद। दरअसल भारत सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होगी। इस योजना में जवानों को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। सेना में ज्यादा योग्य और युवा सैनिकों को भर्ती करने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरनगर और मेरठ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसाधनों पर दबाव पड़ता है। मुजफ्फरनगर में श्री कृष्ण मंदिर आयोजित संत समागम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिस्सा लिया। इस दौरान संत समागम में देश भर से संत शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने कहा कि आध्यात्म की उपासना से ही शक्ति मिलती है। उन्होंने शांति का संदेश देते हुए कहा कि हम सब एक हैं और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। समाज में फूट नहीं होनी चाहिए। सबके माने ध्यान में आता है कि शरीर दुख तो हो जाता है लेकिन मन अस्वस्थ रहता है। तो शरीर सत्य है कि मन सत्य है, ऐसा विचार हम लोग करते हैं। ऐसा विचार करते करते अपने पूर्वजों ने एक बात पाई कि जो सत्य है वो इन सबके परे। संत समागम के बाद संघ प्रमुख ने मेरठ का भी दौरा किया। इस दौरान मोहन भागवत ने मोदीपुरम में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में नीर फाउंडेशन की ओर से आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है, तो वहीं सड़कों पर कांग्रेस पार्टी का घमासान भी देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ की। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। ईडी ऑफिस और कांग्रेस दफ्तर के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर टायर भी जलाए गए। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है। सोमवार और मंगलवार को भी कुल 18 घंटे तक पूछताछ हुई थी। दरअसल राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से जोरदार विरोध किया जा रहा है और तीसरे दिन लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कानपुर हिंसा में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात से पूछताछ में की गई बातचीत के जरिए और भी नाम अब सामने आने लगे हैं। कानपुर हिंसा में पकड़े गए मास्टरमाइंड जफर हयात ने पूछताछ के दौरान एक बिल्डर मोहम्मद वसी का नाम उगला था, जिसने हिंसा के लिए फंडिंग की थी। जिसके बाद पुलिस बिल्डर की संपत्ति खंगालने में जुटी है। पुलिस ने रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस को मोहम्मद वसी की 31 बिल्डिंगों की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 11 बिल्डिंगों के नक्शे दाखिल नहीं किए गए हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि मोहम्मद वसी ने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर जमीनें खरीदी हैं। वहीं 10 साल के अंदर करोड़ों की कमाई को लेकर इनकम टैक्स भी मोहम्मद वसी की पड़ताल करेगा। तो कानपुर विकास प्राधिकरण में इस दौरान तैनात रहे अधिकारियों पर भी जाँच की तलवार लटकी हुई है। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को जब पूछताछ की गई तो एसआईटी और एटीज की पूछताछ में उसने बड़े खुलासे किए, जिसमें हिंसा के लिए जो क्राउड फंडिंग हुई थी उसमें एक बड़े बिल्डर का नाम आया जो मोहम्मद वसी है। मोहम्मद वसी ने लगभग 100 करोड़ रुपया तक 31 इमारतों को खड़ा करने में कमाए हैं, जिसमें 11 ऐसी इमारतें थी जिनके नक्शे भी दाखिल नहीं हुए थे। अब पुलिस की रडार पर मोहम्मद वसी है, जिसे जल्द से जल्द हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा।
प्रयागराज हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद मोहम्मद के घर से कई अहम सबूत मिले हैं। प्रयागराज हिंसा के मामले में आरोपी जावेद मोहम्मद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद मोहम्मद के घर के ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। अवैध असले और कारतूस के अलावा पुलिस को घर के अंदर तलाशी के दौरान एक पर्चा भी मिला। इस पर्चे पर हिंसा भड़काने की साजिश का अहम सबूत मिला है। पुलिस के मुताबिक पर्चे पर 10 जून के दिन नमाज के बाद अटाला पहुंचने की अपील की गई थी। साथ ही पर्चे में लिखा है कि जो भी प्रदर्शन में अड़चन करे उस पर वार करे। वहीं इस पर्चे पर अदालत पर भरोसा न होने की बात भी लिखी गई थी। उसमें 2 असलहे मिले थे, 4 कारतूस मिले थे, एक पर्चा मिले था जिसपे लिखा हुआ था कि अटाला पहुंचना है और जो भी अड़चन डालेगा उस पर वार करना है, अदालत पे भरोसा नहीं है। इस तरह की बातें पर्चे पे लिखी हुई थी। उसको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। उन असलहों को भी शामिल किया जाएगा कि किसके द्वारा वो पहुंचाए गए। जो बासिंदे थे उस घर के, उसी के ऊपर ये मामला दर्ज हो रहा है और उन्हीं के खिलाफ आगे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हिंसा के मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। दरअसल प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के अवैध मकान को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। उपद्रवी की तलाश तेज हो गई है। पुलिस लगातार उपद्रवियों को पकड़ने की कोशिश में दबिश भी दे रही है। प्रयागराज हिंसा को लेकर पुलिस ने उपद्रव करने के आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। उपद्रवियों की 10 जून की तस्वीरों को पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तस्वीरें इकट्ठा की गई हैं। साथ ही अब इनकी शिनाख्त कर गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। वहीं पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो आरोपी फरार हैं, उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। दरअसल 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर तोड़फोड़ की थी। प्रयागराज हिंसा के मामले में पुलिस अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर 12 जून को पुलिस बुलडोजर चला चुकी है। आगरा पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर होटलों से चलाए जा रहे जुए के रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। आगरा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान शहर के एक होटल में चल रहे जुए को पकड़ा गया। छापेमारी में पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। थाना हरिपर्वत इलाके का ये मामला है। पुलिस को सूचना मिली कि होटल में बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने एक कमरे में छापेमारी की तो उस कमरे में 13 जुआरी जुआ खेलते हुए पकड़े गए हैं। इन जुआरियों के पास से 16 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। साथ ही 1,49,000 कैश भी बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर स्थानीय हरिपर्वत पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से एक रेड की, जिसमें रेड होटल मोती महल नेहरू नगर में किया गया, जिसे कमरा नंबर 203 में लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। कुल 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 13 लोग वहां बैठकर जुआ खेल रहे थे। उस होटल का मैनेजर और मालिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह के तार जोड़कर आगे की कार्रवाई की बात की है। दरअसल पुलिस शहर में जुए के काले धंधे पर शिकंजे के लिए विशेष अभियान चला रही है। फैजाबाद में मारपीट के घायल युवक की मौत हो जाती है। इसके बाद परिजन वहां पर जमकर हंगामा करते हैं। फिरोजाबाद में करीब 5 दिन पहले हुए झगड़े में घायल युवक की अस्पताल में देर रात मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और सदर विधायक ने परिजनों को आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। दिनांक 10 जून को शाम के समय एक शराब के ठेके पे थाना दक्षिण पे एक व्यक्ति से मारपीट हुई थी। इसके बाद तत्काल उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके उपरांत उनका उपचार चल रहा था। आज स्थिति गंभीर होने तथा चोटों के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। उस संबंध में पहले से ही तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। पूरा मामला 10 जून का है। शहर के कलबरा चौराहे पर मौजूद एक शराब ठेके पर मारपीट हुई थी, जिसमें युवक घायल हो गया था। अब इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। देहरादून के कई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा कि अब ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। देहरादून में ज्यादातर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है।
एचपी के पेट्रोल पंप स्टेशन में पिछले 3 दिन से गाड़ी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल न मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल मिल रहा है वहां गाड़ियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए पेट्रोल डीजल मिल पा रहा है। जी बहुत दिक्कत हो रही है, पूरी जनता देखिए आप परेशान है, गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस बारे में पहले तो कहा गया कि अफवाह है, तो पेट्रोल पंप आगे देख रहे हैं कि सच में नहीं मिल रहा है, सबको परेशानी हो रही है। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे लिए यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सिर्फ यही की हालत नहीं है, पूरी आप कहीं भी चल जाइए। अब दो वालों से मेरे को कल फ़ोन आया कि यहाँ पेट्रोल नहीं है। 2 दिन पहले इसे अफवाह बताया जा रहा था, लेकिन अब वाकई में लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि डिमांड के मुताबिक लॉट न आने के चलते दिक्कत हुई। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 4 आरोपियों को यहां पर काम करते हुए एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अब करीब 38 साल बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। सिख विरोधी दंगों में 4 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद 74 में से 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद से सिख समुदाय की तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है। सिख समुदाय की तरफ से कार्रवाई को लेकर सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2019 में जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व दिल्ली में मनाया जा रहा था और दिल्ली कमेटी को उन्होंने वहां पे आश्वासन दिया था कि आपकी एसआईटी का इस बार जो है गठन जो हुआ है वो अंजाम तक पहुंचेगा, पहले की जांचों जैसा नहीं होगा। और उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे समय समय पर थाने जैसे अधिकार देना, फॉरेंसिक टीम देना, जिसने 36 साल बाद खून के धब्बे प्राप्त किए। ये एक लंबा समय था, हमारी कई माएँ इसके इंतजार में चली गई। एक काला धब्बा तमाम समाज पे लगा हुआ था, जो आज थोड़ा सा हल्का होने में। वहीं इसके अलावा लोगों ने मांग की है कि सरकार दंगों के आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करे, ताकि समाज में सख्त संदेश जाए।